जय श्री राम। मैक्रोटेक सीरीज़ का बात करूँ तो 1550 वोल्ट का बात करूँ तो 12 VA DG। DG का फुल फॉर्म के नहीं मालूम क्या है, लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी के साथ ही आती है 1550 माइक्रोटेक की सिंगल बैटरी के साथ 12 वोल्ट के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सारे के सारे कंपोनेंट सेम लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की जो इसकी SMPS लगी रहती है, सॉरी SMPS वाले PCB जो लगी रहती है वो काफ़ी मिनी टाइप होता है। जैसे अदरवाइज़ आप लोग देखते होंगे PCB थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन इसका PCB SMD बनाते हुए काफ़ी छोटा कर दिया गया है और काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। हालांकि कैपेसिटी में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि 1550 इसकी कैपेसिटी। आप समझ सकते हो कि 1550 की कैपेसिटी कितनी हैवी होती है। साथ साथ ये आज हमारे पास आई है कंप्लेन में, हालांकि ये इन्वर्टर का समथिंग 1 से 1.5 साल हुआ होगा, हमारे पास आ गई है कंप्लेन में कि ये हमारे इन्वर्टर नहीं चल रहा है। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, चलिए। सप्लाई देने के बाद इसमें सप्लाई भी नहीं आ रही है, और एक चीज़ ये हमको कंफर्म नहीं समझ में आ रहा है कि 1 से 1.5 साल पुराना होने के बावजूद भी इसकी ये जो देखोगे आप थिम्बल, एक प्लस वाले का थिम्बल गायब हो चुका है। भाई साहब काफ़ी हेवी ड्यूटी इसकी थिम्बल लगा कर दी जाती है, हालांकि कैसे किए है और क्या किए इससे हमको कोई मतलब नहीं पड़ता। हालांकि इसकी थिम्बल डेड है, अब कैसी डेड हुई है हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर थिम्बल डेड नहीं होती है। थिम्बल काफ़ी दिन और काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलती है, बट समझ में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। वायर को कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें सप्लाई आती है कि नहीं आती है। फिलहाल तो इसका कस्टमर का कहना ये है कि इसमें सप्लाई ही नहीं आ रही है, ना ही चार्जिंग है और ना ही इन्वर्टिंग है, कुछ नहीं है। जैसे अगर चार्जिंग या इन्वर्टिंग कुछ भी रहता तो आप जैसे ही मेन वायर जोड़ोगे तो उस टाइम में चर्र की आवाज़ें आने, इनकी स्पार्किंग जो इससे होता है ना, स्पार्किंग की आवाज़ें आएगी। बट अब इसमें ऐसा देखो तो इसमें कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं आ रही है। तो भाई साहब ये जब सप्लाई ही नहीं आएगा तो फिर लाजमी है कि चार्जिंग आपका नहीं आएगा। चलिए सर्वप्रथम टेस्ट आउट कहाँ से शुरू करना चाहिए। टेस्ट आउट शुरू करने के लिए आप डायरेक्टली फ्यूज़ को भी निकाल करके टेस्ट आउट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लगे रहते हैं TC फ्यूज जो कि 40-40 एम्पियर के लगे रहते हैं। सर्वप्रथम फ्यूज़ को निकालो, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक खराबी यहीं से आते हैं। और ये फ्यूज़ क्यों डेड होते हैं, चलिए इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। फिलहाल आप लोग ये चीज़ समझोगे कि आपकी अगर फ्यूज़ डेड होगा तो इसको कैसे टेस्ट की जाती है, अगर सही होगा तो कैसे टेस्ट की जाती है। भाई साहब फ्यूज़ को लोगे, फ्यूज़ तो हमने निकाल लिया है, और फ्यूज़ को थोड़ा सा गौर रूप से आप देखोगे तो बीच में एक ट्रैक लगाई रहती है। यहाँ पे इसके बीच में एक ट्रैक आपको दिखेगी। सो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ, इस दोनों के बीच में एक ट्रैक दिखेगा जो कि ब्रेक हो गया है। ऐसे देखोगे आप, इसमें ब्रेक हो गई है। आपको थोड़े से और नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करूँ, ऐसे देखो तो ये ब्रेक हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। अगर इसको मल्टीमीटर से मेज़र करोगे तो फिर इसमें से कोई भी बर्जर नहीं आएगी। चलिए मैं मल्टीमीटर से भी आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। जैसे मल्टीमीटर में हमने कंटिन्यूटी डाल रखी है और यहाँ से देखोगे तो हमारी कोई भी बर्जर नहीं आई है, ये भी फ्यूज़ डेड है। साथ साथ इसको देखते हैं, ये भी फ्यूज़ हमारी डेड है। हालांकि किसी टेक्नीशियन के पास गई थी, बट वो समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें 3-3 फ्यूज़ लगाए रहते हैं, लेकिन इसमें से 2 ही फ्यूज़ निकली है। हो सकता है इसके पीछे भी रिपेयर होगा, जिसके कारण से आपकी ग्लैंड इसकी सब काट दी गई है, बट हमको उससे मतलब नहीं है। बट हम लेते हैं आप फ्यूज़, हमारे पास बहुत सारी फ्यूज़ पड़ी हुई है। 40-40 एम्पियर के ओरिजिनल फ्यूज़ आपको लेना होंगे। ओरिजिनल कभी भी इसी शेप में आती है, जो कि कंपनी भी यूज़ करती है, सेम टू यही फ्यूज़ यूज़ करती है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें आप बीच में देखोगे तो एक आपको टेढ़ी सी दिखाई हुई, मैंने टेढ़ी सी दिखती हुई आपको एक रॉड इसमें दिख जाएगी, ये वाली, और इसकी ये वाली रॉड इसकी इसमें ब्रेक हो गई है। और ये वाली जो रॉड अभी दिख रहा है ये आपका जुड़ा हुआ है। चलिए मल्टीमीटर से मेजर करोगे तो फिर इसमें से बर्जर की आवाज़ें आएगी, ताकि ये कंटिन्यूटी से जुड़ी हुई है। ऐसे देखो कंटिन्यूटी से जुड़ी हुई है, ऐसे देखो बर्जर की आवाज़ें हमारी आ रही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका फ्यूज़ का भी निकल के आता है। फ्यूज़ का प्रॉब्लम क्यों आता है वो भी मैं बताऊँगा। फिलहाल फ्यूज़ लगाने से पहले वायर को ज़रूरी डिस्चार्ज कर लेनी चाहिए बैटरी से, ताकि एक जोड़ की चरचराहट आएगी जिससे आप घबरा जाओगे और आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। 3-3 फ्यूज़ हम इसमें डाल रहे हैं, जो कि आपको भी 3 ही फ्यूज़ डालनी चाहिए, ताकि ये हेवी ड्यूटी हो जाती है, ताकि 1550 इसकी कैपेसिटी हो जाती है। हमने फ्यूज़ को लगा रखा है, फिर से हम वायर को जोड़ते हैं। ऐसे देखो तो फिर से हमने वायर जोड़ा तो हमारी एक स्पार्क ही इसमें से आई है। स्पार्क आने के बाद हम देखिए, अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारी इन्वर्टर ऑन हो गई है। ऐसे देखो हमारी इन्वर्टर ऑन मोड में आ चुका है। ऐसे देखो ऑन भी आ चुका है। अब हम देखते हैं इसका सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। तो सप्लाई भी गारंटी के साथ निकल रहा होगा, ताकि इन्वर्टर जब ऑन हो गया है तो फिर सप्लाई किसी से नहीं रुकेगा। ऐसा देख सकते हो आप। ऐसे देखोगे आप सप्लाई इसकी परफेक्टली 230 वोल्ट हमारी निकल रही है। ऐसे देखो 230 वोल्ट। भाई साहब एक चीज़ मैं कंफर्म रूप से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इन्वर्टर में किसी भी तरह की कोई सप्लाई वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो भाई साहब सर्वप्रथम फ्यूज़ को टेस्ट करो। फ्यूज़ के अलावा आपको कुछ नहीं टेस्ट करनी है, ताकि इसमें आपको कोई समझ में नहीं आएगा।
अगर थोड़ा सा भी ख़राब हुआ होगा तो फिर आगे भी ख़राब कर सकते हो। तो इसलिए आपको फ्यूज़ ओनली वन फ्यूज़ टेस्ट करो। फ्यूज़ से समझ में नहीं आती है तब आप किसी टेक्नीशियन का सहारा लो, ज़्यादा बेटर होगा। बट ये छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर रखनी चाहिए ताकि जैसे अभी हमारे पास आई है तो ये हमने तो इसको रिपेयर कर लिया हुआ, हम अपना तो रिपेयरिंग चार्ज लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस तरह की इन्वर्टर से प्रॉब्लम आपकी भी आती है तो फिर आप अपने से खुद से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसे लगी जरूर रखना। किसी भी कैटेगरी का हो, आपका इन्वर्टर 450 VA से लेकर के 1500 या आपका उससे भी अधिक आती है, 1700-1800 की VA भी आती है, तो अगर वो भी इन्वर्टर आपके पास है तो आप इस विधि से उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको कैसे लगी जरूर बताना। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसे लगी जरूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।